नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार कृति जी, बहुत धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले बात करते हैं 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। क्या बड़ी बातें रहीं, क्या बड़े टेक अवेज रहे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो? आप जानते हैं कि 68वां अपना जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक बारबाडोस में हुई, जिसको हमारे माननीय स्पीकर ओम बिरला जी ने लीड किया। सबसे पहली चीज़ कि हमारा सबसे बड़ा डेलीगेशन भारत का था उनके नेतृत्व में। हम लोकसभा राज्यसभा के सांसद तो थे ही, साथ में सारे देश के लगभग 28 राज्यों के हमारे स्पीकर्स, यूनियन टेरिटरीज के स्पीकर्स भी इसमें थे। लगभग 57 देश इसमें हैं। इन देशों में लगभग 29-30 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल आइलैंड के छोटे देश हैं। ये लगभग दुनिया के 300 करोड़ की आबादी वाले मुल्क है। 2.70 लगभग बिलियन लोग इन देशों में कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रहते हैं। हम सबका जो पास्ट है, आप जानते हैं, किसी न किसी रूप में एक ब्रिटिश राज से जुड़ा रहा है। तो हमारा साझा अतीत और फ्यूचर की तरफ हम कैसे प्रगति मिलकर करें, इस पर मूल रूप से चर्चा हुई। हमारे माननीय स्पीकर साहब ने 2 प्रमुख सत्रों को संबोधित किया। पहला सत्र और आरंभिक सत्र था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम समाज में लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक कामकाज में इक्वलिटी लाने में, समाज में समानता लाने में टेक्नोलॉजी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंडियन इकोनॉमी में जो बड़ा योगदान है, और भारत आज दुनिया में कई चीज़ों में सबसे अनोखा और सबसे श्रेष्ठ देश माना जाता है, खासतौर से डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो हमने जैम किया, आप जानती हैं, जनधन का सारा प्रयोग, और जिस तरह से डीबीटी का प्रयोग हम लोगों ने किया, तो क्या लोगों के लाइफ को, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या रही, उस पर हमारे भारत की ओर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने यह पक्ष रखा। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण सत्र था, एक कॉमनवेल्थ कैसे देशों के मतलब बेहतर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, उस सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। मुझे भी 2 सत्रों में बोलने का मौका मिला। पहला था जो फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे भारत ने मजबूत किया, यानी 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र कैसे जड़ों तक फैला है, यानी हम पंचायत तक कैसे गए हैं। पंचायत, हमारे यहाँ राज्यों की व्यवस्था, फिर केंद्र की व्यवस्था, इस पर बहुत गंभीर चर्चा थी वहाँ पर। और हमें इसमें भी कि किस तरह से कॉमनवेल्थ ने एक कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म जो है वो देशों की प्रगति में एक प्रेरक कारण और मंच बन सकता है, इस पर भी हम लोगों ने विचार साझा किया। और साथ ही हमारे लगभग सारे राज्यों से गए स्पीकर्स और माननीय सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, सबको बोलने का मौका मिला। और कई हमारी माननीय सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य थीं, उन्होंने भी महिलाओं के सवाल से लेकर के और बाकी अन्य चीज़ों पर बहुत बेहतर तरीके से भारत का पक्ष रखा, जो भारत में बदलाव आ रहा है। साथ ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ लगभग 4-5 द्विपक्षीय वार्ताओं में मैं खुद मौजूद रहा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमैका, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस से जो द्विपक्षीय वार्ता वहाँ के स्पीकर्स के साथ हुई, उसमें भारत को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई। दरअसल ये जितने आयोजन होते हैं, उसमें भारत का महत्व और कद कैसे बढ़ रहा है, पहला एहसास तो इन आयोजनों से यह होता है। लेकिन कई स्पीकर्स ने हमें कहा कि हमें किन किन क्षेत्रों में भारत ने राह दिखाई है, या भारत कैसे एक उम्मीद के रूप में, एक भरोसेमंद साझेदार देश के रूप में हमारे सामने आज है। आप जानते हैं कि दुनिया की आज जियो पॉलिटिक्स जो स्थिति है, उसमें कुछ देश वो अपनी अहमियत खास तौर से चाहते हैं। उसमें भारत ने जिस तरह से अपना स्टैंड लिया है, जिस गरिमा से, जिस मतलब आत्मस्वावलंबन से हमारी बढ़ती इकॉनमी दुनिया की इन चुनौतियों के बीच भी, साथ ही जिस संयम मर्यादा से हमने अपनी बात रखी है दुनिया के मंचों पर, चाहे हमारे विदेश मंत्री अभी यूएन में जाकर के भारत का पक्ष रखते हों, या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारतीय प्रतिनिधि जाते हैं, या
खासतौर से सिंदूर के मामले में आपने देखा जो भारतीय बहुपक्षीय हमारा जो संसदीय मंडल गया, उसने जिस तरह से बातें रखी, उससे भारत का कद कैसे बढ़ा है ये सबसे पहले सामने आता है। जैसे हमें द्विपक्षीय बातचीत में माननीय स्पीकर से, ओम बिरला जी से, एक मुल्क की स्पीकर मैडम ने कहा कि आज में हमारा सेहत बहुत बढ़िया है तो इसका श्रेय भारत को है। बड़े रोचक ढंग से था। कैसे? कहा कि हमें जो देखते हैं वो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जी। फिर कहा कि इतना ही नहीं, आप याद रखें बारबाडोस भारत से आज लगभग 14,000 किलोमीटर दूर है। कैरिबियन समूह के जो देश हैं उनमें से 2500 भारतीय बहुत पहले वहां जाकर सेटल्ड हैं, जिनमें मूलतः भारत के गुजरात के लोग, कुछ सिंधी, कुछ बंगाल के लोग भी मिले। ये वहां रहते हैं मैंने 14,000 किलोमीटर दूर, और आज से सैकड़ों वर्ष पहले गए। तो बता रहे हैं कि इस मुल्क के साथ ही आपके अन्य देशों में भारतीय डॉक्टरों की या स्वास्थ्य के बारे में भारत का योगदान क्या रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले कि उन्होंने तो बताया, जिस स्पीकर ने यह उल्लेख किया कि लगभग 40 भारतीय डॉक्टरों ने निःशुल्क आकर हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और सारी मदद की। फिर कहा कि भारतीय दवाएं सबसे भरोसेमंद है। फिर भारतीय योग के बारे में बताया, यानी जिन चीज़ों को आज दुनिया जिनके माध्यम से धन अर्जित करना चाहती है, दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री आज दुनिया में बिलियंस कमाती है, वो कहते हैं लेकिन नहीं, भारतीय दवाएं और भारतीय चिकित्सा सबसे अधिक सस्ता है। तीसरा कहा भरोसेमंद है। चौथा कहा भारतीय लोग बहुत अच्छे। जिस भी कल्चर में भारतीय लोग गए हैं वो अपने स्व अनुशासन से लेकर अपने कामकाज से, अपनी इफिशिएंसी से, अपनी ऑनेस्टी से उन्होंने एक अलग जगह बनाई है। तो भारत इस पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद मित्र के रूप में उन्हें दिखता है। बातचीत में जो मुख्य रूप से चीज़ें सामने आई और जो कॉमनवेल्थ के इस फोरम पर जो जिन चीज़ों पे चर्चा हुई, आपदा प्रबंधन कैसे हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे आज दुनिया को प्रभावित कर रहा है, जो ये पैंडेमिक आते हैं, खासतौर से कोविड में भारत ने मैत्री जो आपका हाँ किस तरह से उन्होंने मैत्री टीका के तहत किस रूप में दुनिया के वैक्सीन मैत्री के तहत किस तरह दुनिया को मदद की, और बिना किसी पैसे की अपेक्षा के। आप याद रखें, निःशुल्क ये काम नहीं करता, बल्कि ऐसे सारे संकट को दुनिया की बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े देशों की जो अपने को विकसित मानते हैं, वो एक ट्रेड के अवसर के रूप में देखती है। भारत के भरोसेमंद होने पर यह विश्वास, साथ ही क्लाइमेट चेंज पर भारत की भूमिका, एनर्जी ट्रांजिशन पे जिस तरह से हमने काम और प्रगति की, ये दुनिया को आकर्षित करती है। हमारे माननीय स्पीकर ने वहाँ शाम में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए एक भोज का भी आयोजन किया था। एक ऐसा आयोजन जिसमें हमारे एम्बेसी की भूमिका रही। एम्बेसी वहाँ नहीं है, लेकिन बाहर जो हमारे पास के देश में एम्बेसी है, वहाँ सूरीनाम से आकर लोगों ने बहुत बढ़िया सारा अरेंजमेंट किया था। सुंदर सा देश है। हम भारतीय मूल के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी गए। उन लोगों को भारतीय अपने डेलीगेशन से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। शाम को सारे लोग इस आयोजन में आए जो माननीय स्पीकर ने रखा था, और उसमें सबने अपनी बातें बहुत उससे की। तो कई चीज़ें सामने आती हैं। भारतीय मूल के लोगों का समूह, वो भारतीयता बहुत मजबूती से आज महसूस करता है। भारतीय होने का आत्म स्वाभिमान उनके अंदर बहुत अच्छी तरह दिखता है। यह दिखता है कि भारत आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है, और पहचान भी किस रूप में, मर्यादित रूप में। एक बहुत जहाँ कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई ऐसी बू आए जिससे हम अपनी ताकत का या अपने किसी रूप में सबसे बड़े दुनिया के आबादी वाले देश होने का और एक बढ़ती इकॉनमी वाले देश होने का कहीं कोई हमें एहसास कराए, ये भी नहीं, बराबरी का भाव एहसास कराने वाला मुल्क। तो भारत को लेकर के आज दुनिया में यह भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप खुद समझ सकते हैं, जैसे सूरीनाम से हमें जो आए लोग मिले थे, वो उन्होंने बताया किस तरह से भारत का होने की वजह से कई पीढ़ियों, 6-7 पीढ़ी पहले लोग गए हैं, पर अब जो भारत उभर रहा है उनसे जो उनको ताकत और एक आत्मबल मिलता है, उसका उल्लेख वो करते हैं। तो एक अप्रवासी भारतीयों से मिलना, विश्व के मंच पर भारत के द्वारा क्लाइमेट उसमें क्राइसिस के दौरान किए गए प्रयास, एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में किए गए प्रयास, और एक बढ़ती इकॉनमी के रूप में बढ़ना, एक डिजिटल ताकत के रूप में उभरना, और महत्वपूर्ण और ताकतवर
अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देना, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही हो तब, यह एक अलग एहसास कराता है। बिल्कुल सर, एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो आपकी तरफ से कही गई वो किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर भारत का है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। सर, क्यों इंपॉर्टेंट रही ये थीम और भारत की तरफ से क्या मैसेज रहा? सबसे पहला उल्लेख हमने ये किया कि आप देखें इन 75 वर्षों में दो बड़ी चीज हुई। पहला ऐतिहासिक लेसन जिसे आप कह सकते हैं वो ये है, भारत जब आज़ाद हो रहा था तो मैंने उल्लेख किया जी, यह बातचीत कई बार आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के आयोजनों में चर्चा के दौरान होती है और चर्चा के बाद खाने और मिलने के दौरान होती है। जी, जी। तो जो खाने मिलने के दौरान इस तरह की चर्चा है उसे मैंने खास तौर से उल्लेख करके बताया कि ये पश्चिम है, बल्कि एक आध मंच से भी शरीक किया मैं सवाल जवाब में। पश्चिम के कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के उदय के साथ ही उन्होंने 50-60 के दशक में कहना शुरू कर दिया कि भारत में लोकतंत्र नहीं चलेगा। मैंने मैक्सवेल नेवेल का पत्रकार का नाम का उल्लेख किया जिन्होंने शायद थर्ड इलेक्शन में कह दिया था कि तीसरे 67 वाले इलेक्शन में कह दिया था कि भारत में अंतिम बार चुनाव हो रहे हैं। वो शायद द टाइम्स लंदन के करस्पॉन्डेंट थे। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है भारत में। फिर मैंने उस किताब की नाम याद दिलाई जो अमेरिका के एक सोशल साइंटिस्ट ने लिखी थी 60s में, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, सेलेस हेरिंगमैन की किताब से आती है। तो जिन लोगों ने मान लिया था कि लोकतंत्र भारत में चल ही नहीं सकता, 50-60 के दशक में कहा था, जी, जी। तब से दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र का उदय हुआ, लोकतंत्र खत्म हुआ, लेकिन भारत का लोकतंत्र ऊपर से चलकर नीचे तक। आज भारत के लोकतंत्र में नीचे के स्तर पे हमने बताया कि किस तरह 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। जी। हमने अभी तो ऊपर नारी वंदन अधिनियम पास किया, केंद्र में ये सूचना है तो लोगों को बताया कि 1/3 कैसे हमारे यहाँ महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। पर नीचे लोकतंत्र में कई जगहों पर आप देखेंगे, बल्कि ऑलमोस्ट सारे देश सारे राज्यों ने, बिहार से शुरुआत लगभग हुई थी, 50% महिलाओं को आरक्षण, और लगभग 15 लाख महिलाएं आज आपके नीचे से देखें, अगर आप पंचायतों से लेकर देखें और जिलों में देखें, जहाँ भी अर्बन बॉडीज हैं या इस तरह की लोकल बॉडीज हैं, उनमें 50% महिलाएं आज मेयर से लेकर के और पंचायतों में काम संभाल रही। एक कितना बड़ा परिवर्तन है। तो किस तरह से हमारा लोकतंत्र और गहरा हुआ। फिर हमने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे किस तरह से जो भी गंभीर सवाल दुनिया के सामने आते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी उठते हैं, आपके यहाँ भी कई जगहों पर, तो उनके लिए एक हमारे संविधान में एक तरीका नहीं था। जैसे फाइनेंस का ही, फाइनेंस 15वां या 16वां फाइनेंस कमीशन अपना चल रहा है आपका। फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान की देन है। उसी तरह से हर वो सवाल जो हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के बीच के हैं, उनके लिए एक मर्यादा तय है। हमने उस मर्यादा के साथ यात्रा करते हुए इस संघवाद को, फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरह काम कर रहा है। और मैंने अनेक उदाहरण से भी यह बताया, जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था केरल में मान लीजिए सबसे बड़ा हमारा पोर्ट बना, विजिंजम पोर्ट जो बना, कैसे राज्य और केंद्र ने मिलकर के कई क्षेत्रों में, हेल्थ से लेकर के कोविड में के दौरान आपने देखा ये राज्य और केंद्र मिलकर हमारे यहाँ किस सुंदर तरीके से इस देश को आगे ले जा रहे हैं इन चुनौतियों के बीच भी, जब दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं दुनिया के लोकतंत्र के सामने। इसका हमने उदाहरण दिया और बताया कि लोकतंत्र कैसे हमारे यहाँ सशक्त हो रहा है। ग्रास रूट तक 75 वर्षों में दिल्ली से चला, ग्रास रूट तक फैला। फिर मैंने कहा कि इसके पीछे दो चीज़ें हैं। सिर्फ ये जो कहते हैं आपकी ये संविधान, पश्चिम का संविधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत ये लोकतंत्र की जननी है और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे यहाँ, जहाँ बिहार में आज चुनाव हो रहा है, लिच्छवी में गणतंत्र था। जब दुनिया असभ्यता और बर्बरता के दौर आदिम युग में थी, 300-400 वर्षों से पश्चिम अपने लोकतंत्र की बात करता है। भारत के हजारों वर्ष पहले दक्षिण के हिस्से में किस तरह की हमारी व्यवस्था थी। एक जगह मिला दक्षिण में, तमिलनाडु में, जहां पर राइट, मतलब वो था राइट टू रिकॉल भी था। अगर कोई पंचायत का प्रतिनिधि अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दे पाता या कोई गंभीर स्थिति बनती है तो राइट टू रिकॉल का अधिकार था हमारे यहाँ। तो लोकतंत्र हमारे रगों में है। भारत लोकतंत्र की जननी है, इसलिए संविधान हमारे यहाँ कारगर है। 75 वर्षों का संविधान क्यों कारगर है हमारे यहाँ? कारगर होने की वजह है कि हमारे रगों में है। हम कभी दुनिया में हमलावर देश नहीं रहे। इसकी कीमत, भारी कीमत हमने दुनिया में चुकाई है। पर कोई दुनिया में मुल्क ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी पर
हमला किया हो। तो आज भारत की विश्वसनीयता, साख, उसकी संस्कृति को जो पुरानी ताकत है, उससे जो झलक मिलती है, ये दुनिया के लिए रुचि का विषय है। दुनिया बड़ी दिलचस्पी और सम्मान के साथ भारत को देखती है। बिल्कुल सर, अब बात की जाए 11th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट की। सर, इंडियन डेलीगेशन को आपने लीड किया, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। क्या बड़े टेकअवेज रहे, क्या बड़ी बातें भारत के दृष्टिकोण से? आप जानती हैं कि G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है, जैसे कॉमनवेल्थ महत्वपूर्ण है, उसी रूप में यह 11वां पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस था हमारा। और 29 सितंबर से लगभग 3 अक्टूबर तक ये केप टाउन से लगभग 70 किलोमीटर दूर, 70-80 किलोमीटर दूर केलीमॉन्ड एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने आयोजित किया। वो उसी रूप में जब भारत में, आपको याद होगा G20 भारत की अध्यक्षता में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कैसे देश के कोने कोने में गई। तो भारतीय कॉन्फ्रेंस से दुनिया ने कितना सीखा है कि अपने यहाँ भी वो हर जगह करते हैं। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका से हमारा एक खास और विशेष रिश्ता है। यहाँ पर मुझे लगभग 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का अवसर मिला। रूस, जर्मनी, इटली, दक्षिण अफ्रीका। रूस, जर्मनी, इटली और दक्षिण अफ्रीका, 4 मुल्क के स्पीकर से द्विपक्षीय वार्ता के साथ आप इस समूह में जो महत्वपूर्ण देश थे, यूरोपियन यूनियन था, यूके, इटली, रसा, जर्मनी, नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अल्जीरिया, भारत, कनाडा, स्पेन, अन्य कुछ मिडिल ईस्ट से भी देश दर्शक के रूप में थे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण फोरम है ये, आप समझ सकते। उस फोरम में हमने लगभग 5 विषयों पर भारत का पक्ष रखा। उसमें मुख्य रूप से ग्लोबल सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी कैसे साकार हो, यह मुख्य थीम था उसका। और हमने इसमें लगभग एक सत्र का संचालन भी किया। वो सत्र खासतौर से हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सारी सत्रों में शरीक होने वक्ता के रूप में लगभग 4 में हमने बोला, 5 में शायद हस्तक्षेप किया हमने कुल, और 1 में अध्यक्षता का भी मौका भारत को मिला। G20 फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, कैसे हम आपसी सहयोग लोकतंत्र को मजबूत करने में और बढ़ाएं, और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी कैसे दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के दुनिया में बराबरी का आज के माहौल में एक रिश्ता बना सकती है, इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर हम सब ने चर्चा की। तो उस रूप में आप कह सकती हैं कि इन सारी महत्वपूर्ण आयोजनों में भारत का पक्ष अब सबसे ध्यान से सुना जाता है। द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन पर, और क्लाइमेट चेंज में भारत की जो भूमिका रही है उस पर बहुत दिलचस्पी से लोग जानना चाहते हैं। भारत के साथ कैसे रिश्ते और हम मजबूत करें, इसमें पार्लियामेंट्री फोरम से क्या सहयोग हो सकता है, इस पे भी हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा की। हमारे लिए एक उल्लेखनीय बात और रही कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, वो भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका में उस सहयोग से थे। तो हम केप टाउन में आकर के 2 तारीख को, जहां गांधी जी की प्रतिमा है, वहां हमने गांधी जी को स्मरण किया और बड़ी संख्या में भारतीय आए। और जैसा मैंने कहा, आज की तारीख में जब भी आप बाहर जाती हैं तो भारतीयों का बड़ा जीवंत समूह आपसे बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीयों का वो समूह आपसे उस रूप में मिलता है, उस वार्मथ के साथ मिलता है, जैसे उसे लगता है कि हमारे घर परिवार के कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, और उसे फक्र होता है भारत के बदलते स्वरूप पर। भारत एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया में उभर रहा है, और दोनों ही जगहों पर, जैसे बारबाडोस जैसी जगह में जो 14,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में, कुछ 100 होंगे, पर अच्छी खासी संख्या में प्रोफेशनल्स भी मिले। हम लोग वहाँ जो सबसे बड़े जिस रिसोर्ट में ठहरे थे, उस रिसोर्ट को एक भारत का होटल इंडस्ट्री में काम करने वाला एक युवा जाकर के उन्होंने उसको डेवलप करने का सारा काम किया था, वो वहाँ मौजूद थे। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में तो बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो वहाँ के विकास में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। और हर देश अपनी बातचीत में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे ट्रेड और कॉमर्स, कैसे हमारे आर्थिक रिश्ते और मजबूत हों, उसमें हमारी क्या साझेदारी हो सकती है। खासतौर से दक्षिण अफ्रीका में एक भी चीज़ और देखा, आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका मिनरल्स में दुनिया का सबसे संपन्न और ताकतवर देश है।
उनके यहाँ बहुत, लेकिन वो अपने मिनरल्स का अपने हक में कैसे उपयोग करें इस पर काफ़ी वहाँ सजगता आई है। वो मानते हैं कि अब तक हमारा जो कुछ ये मिनरल्स है इसका बाहर के देश और ख़ास तौर से पश्चिम के देश अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए हमारे यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ पैदा करते रहे। आप जानते हैं कई कांगो से लेकर कई देश है जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल के साथ हीरा, जवाहरात, सोना सबसे अधिक उन देशों में। तो उन देशों में जो राजनीति में झगड़े चलते हैं उनमें कैसे बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां या बाहर की ताकतें अपरोक्ष रूप से उन्हें परेशान करते हैं, ये सारे सवाल अब फोरम पर सामने आते हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के देश अब अपनी बात रखते हैं और दक्षिण अफ्रीका के देश भी, और बारबाडोस से भी मैंने देखा। जो हम बात करते हैं साउथ की जी, जो दुनिया में ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ का सबसे भरोसेमंद मित्र, साझेदार और एक तरह से हमारे लिए काम करने वाला देश भारत है, ये वो लोग मानते हैं। क्योंकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी में ही फुल मेंबरशिप अफ्रीकन कंट्रीज को मिली एंड दे ओ इट। वो कहते हैं कि भारत, हमें ये समानता भारत के साथ महसूस होता है। तो ग्लोबल साउथ के रूप में कहीं भी आज आप जाएं तो भारत एक विश्वसनीय स्वर के रूप में दिखाई देता है। ये हम सबको बहुत ताकत देता है। और बाकी हमारी इकॉनमी, ट्रेड, भारत में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इस मर्यादा के साथ हो रहा है कि भारत ये दुनिया के हित में इस्तेमाल करना चाहता है। हम लोगों ने हर जगह कहा और उस पर लोग यकीन करते हैं हमारे कामों से कि हम सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम कहते नहीं। हजारों हजार वर्ष पहले वसुधैव कुटुंबकम, या जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये संसार पूरा एक परिवार है, द अर्थ इज फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। तो ये उनकी जो प्रधानमंत्री जी की बातें हैं, किस तरह हम अपने एक्शन से साकार करते हैं। वैक्सीन, मैत्री वैक्सीन से लेकर के बाकी हम जो आपदा में राहत पहुंचाने का काम, और ख़ास तौर से आप देखें कि जो प्राकृतिक आपदाओं में भारत ने अपने तौर तरीके और अपना जो विकास है वो अद्भुत ढंग से किया है कि कैसे उन गंभीर खतरों से निपटा जाए। तो दुनिया को ये टेक्नोलॉजी देने से, नो हाउ देने से लेकर मदद करने में भारत बहुत आगे रहा है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी दुनिया में दिखाई देती है। सर, आपने ग्लोबल साउथ की बात कही और शायद पहली बार साउथ अफ्रीका में इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, तो कितना रिफ्लेक्शन दिख रहा था ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का? ग्लोबल साउथ आज की तारीख में दुनिया में एक ताकत बन गया है। उसकी आवाज़ महत्वपूर्ण आवाज़ है और दुनिया में जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदली है। पिछले जो भी पहले के स्टेब्लिश्ड ऑर्डर रहे हैं, वो स्टेब्लिश्ड ऑर्डर आज की तारीख में वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से जो भी पुरानी संस्था है, IMF से लेकर UN से लेकर के बाकी जो इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं जो 60-70 वर्षों से जिसमें पश्चिम का आधिपत्य है, उनके बारे में सवाल उठना, वो बदली जाएं और वो आज बदलती हुई दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, ये एक स्वर उठना, कहा जाना, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में। और नए समूह, नए ताकत वाले देश, न्यू पॉलिटिकल फोर्सेज इमर्ज कर रही हैं। और यही शायद कारण है कि दुनिया के जो एस्टेब्लिश पावर वाले, अपने को महसूस करने वाले देश रहे हैं, उनको कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत जैसा मुल्क जो अपने आत्मविश्वास से अपने पैर पे खड़ा है, कहीं मौजूदा माहौल में दुनिया के कई विकसित देश जब एक तरह से उनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे देशों के लिए प्रेरक नहीं रहा, तब भारत ने अपनी गरिमा से, आत्मस्वाभिमान से अपना पक्ष रखकर किस तरह से उसने सम्मान पाया है। और यह सिर्फ सम्मान शब्दों में नहीं पाया है। भारत दुनिया की बढ़ती इकॉनमी है, दुनिया में वो टेक्नोलॉजी की एक ताकत है। भारतीय लोग जहां जाते हैं अपने काम से छाप छोड़ते हैं। भारतीय लोगों की क्षमता का प्रदर्शन आज दुनिया देख रही है। तो इस ताकत का एहसास होना और नई ताकतों का उदय एक, और ग्लोबल साउथ के हित की बात करना, ये एक एस्टैब्लिश वर्ल्ड फोरम पर तथ्य सामने आ रहे हैं जो पुराने स्ट्रक्चर को लगातार बदलने की मांग कर रहे हैं और बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। और साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया बदल रही है। बिल्कुल सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।